गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे समजात और समवृत्ति अंगों की। ठीक है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं तो ये सारे ही क्या हैं आपके समजात अंग हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है उत्पत्ति और उद्भव में तो समान होते हैं, लेकिन कार्य इनके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अग्रपात क्या है, मनुष्य का हाथ है। अग्रपात का रूपांतरण चिड़िया के पंख हो गए। और चमगादड़ में क्या है कि जो अग्रपात है उसमें ही त्वचा फैली हुई है जो पंखों के रूप में दिखाई देती है और उड़ने में सहायक होती है। ठीक है, तो यानी कि इनका क्या है जो उत्पत्ति और उद्भव है, ठीक है, किसका, समजात अंगों का। ठीक, समजात अंगों का उद्भव और उत्पत्ति तो क्या होती है, सेम होती है, लेकिन कार्य क्या होते हैं, कार्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, समजात अंग। जैसे मनुष्य का हाथ, चमगादड़ का पंख और चिड़िया के पंख। ठीक है, फिर हम बात करते थे समरूप अंगों की। ठीक है, कैसे अंगों की, समरूप या समवृत्ति अंग ऐसे अंग जो उद्भव और उत्पत्ति में तो समान नहीं होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, कार्य में समान होते हैं। ठीक है, कार्य में क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक, पहले वाले में क्या था कि उत्पत्ति और उद्भव तो एक ही होगा, लेकिन कार्य अलग अलग होंगे। यहाँ उल्टा हो जाता है। ठीक है, उद्भव और उत्पत्ति क्या होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन चूँकि एक ही परिवेश में रहने की वजह से इनके जो कार्य होते हैं वो क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। तो ऐसे अंगों को क्या कहते हैं, समरूप अंग कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखिएगा, पहला है चमगादड़ का पंख। ठीक है, दूसरा है आपका चिड़िया का पंख और तीसरा क्या है, तितली का पंख। ठीक, तो चमगादड़ का जो पंख होता है वो त्वचा फैली रहती है। ठीक है, और चिड़िया का जो पंख होता है वो अग्रपात का रूपांतरण होता है, जबकि जो तितली का पंख होता है वो काइटिन का बना होता है। ठीक है, तो क्या है कि तीनों की जो उत्पत्ति और उद्भव है वो तो क्या है, अलग अलग है, लेकिन कार्य में ये क्या है, समान है। ठीक है, चलिए आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है आपका व्हाट इज़ एडेक्टिव रेडिएशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अनुकूलनीय विकिरण किसे कहते हैं। ठीक, अडेप्टिव मतलब क्या हुआ, एनवायरनमेंट कंडीशन, और रेडिएशन मतलब क्या हुआ, एक बिंदु से शुरू होकर चारों ओर फैलना क्या कहलाता है आपका, अनुकूलनीय विकिरण। ठीक है, अनुकूलनीय विकिरण। ठीक, अनुकूलनीय विकिरण। ठीक है, अनुकूलनीय विकिरण। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों के उत्विकास को, ठीक है, जैसे क्या है, एक ही पूर्वज है यहाँ पर। ठीक है, कोई एक ही पूर्वज है, लेकिन इससे क्या हो रही है, एक से अलग अलग आवास में जब ये चले जाते हैं तो इससे क्या बन रही है, अनेक प्रकार की उपजातियाँ बन जा रही हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, अनुकूलनीय विकिरण। यानी कि एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों के उत्विकास को क्या कहते हैं हम, अनुकूलनीय विकिरण कहते हैं, या कहते हैं अपसारी जैव विकास। ठीक है, अपसारी जैव विकास। ठीक है, अपसारी जैव विकास। अपसारी मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट से शुरू हुआ था। ठीक है, कोई एक जीव है, ठीक, उससे क्या हो रहा है, अलग अलग आवासों में जाकर जीवों ने क्या कर लिया है, उसको उस आवास के अनुकूल ढाल लिया है, तो वो कैसा कहलाएगा, अपसारी विकास कहलाएगा। ठीक है, और अनुकूलनीय विकिरण क्या हुआ कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का जो प्रक्रम है वो एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुकूलनीय विकिरण कहते हैं, या क्या कहते हैं, अपसारी जैव विकास कहते हैं। अपसारी मतलब कि एक पॉइंट से तो शुरू हो रहा है। ठीक है, ये कोई पूर्वज है और क्या हो रहे हैं, ये अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में चले गए हैं, तो उसके वजह से क्या हो रहा था, तो एक, लेकिन कितने भागों में बढ़ गया है ये, 6, 7, 8, कितने भी, जैसे जैसे भौगोलिक परिस्थितियाँ आएंगी तो उतनी ही उसकी उपजातियाँ बन जाएंगी। जैसे डॉग है, ठीक है, डॉग की आप कितनी सारी जातियाँ पढ़ते हैं, जैसे गाय है,
ठीक है, उसकी भी बहुत सारी प्रजातियां पढ़ते हैं। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ भौगोलिक परिस्थितियां उसको मिलेंगी वो उस परिस्थिति के अनुसार या उस भौगोलिक स्थिति के अनुसार वो अपने को आवास में, ठीक है, भोजन के आधार पर अपने को क्या कर सकता है, वातावरण के अनुसार ढाल सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका अनुकूलनीय विकिरण कहलाएगा। ठीक है, जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं कि डार्विन ने जो अपना शोध शुरू किया था वो किस पे किया था, फिंच चिड़िया पे किया था। ठीक है, और गैलापागोस जो आइलैंड था वहाँ पर वो गए थे। जब उन्होंने यात्रा करी थी पूरे गैलापागोस आइलैंड पे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया है, ठीक है, उसका नाम फिंच है। ठीक, तो छोटी सी चिड़िया थी, लेकिन जब वहाँ पर वो रहे और उन्होंने क्या करे, बहुत सारे उन्होंने शोध करे, तो उन्होंने पाया कि चिड़िया तो क्या दिखने में तो लगभग एक जैसी है, लेकिन चोंच के आधार पर हम उसको बहुत सारे में क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर दे रहे हैं। तो किसी की चोंच कैसी है, मोटी है, किसी की पतली है, किसी की छोटी है, किसी की तीखी है। ठीक है, तो डार्विन ने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब उन्होंने जब अपनी रिसर्च करी तो उन्होंने कहा कि शायद प्रकृति जीवों का क्या करती है, प्राकृतिक वर्ण करती है। जो जीव अपने को वातावरण के अनुकूल ढाल लेता है तो वो गुण, ठीक है, वो गुण क्या हो जाता है, फिर आनुवांशिक हो जाता है। ठीक है, जैसे उसमें अभी एग्जांपल देखते हैं हम। ये आपका गैलापागोस आइलैंड है, ठीक है, पैसिफिक ओशन के पास। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो डार्विन फिंच है, यानी कि जो चिड़िया है, इस पे ही डार्विन ने शोध किया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम डार्विन फिंच बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये वाली जो चिड़िया है ये तो ओरिजिनल चिड़िया है, लेकिन खाने की और अन्य भौगोलिक परिस्थितियों में ये चली गई, जब यहाँ पे खाने की क्या हो गई, क्योंकि ये शुरुआत में यहाँ पर क्या थे, बहुत सारे बीज थे। ठीक है, बीज प्रेजेंट थे, तो चिड़िया बीजों को खाती थी, लेकिन यहाँ पर भोजन के अभाव के कारण क्या हुआ कि कुछ चिड़िया यहाँ से क्या चलेगी, दूसरे परिवेश में चली गई। ठीक है, कुछ यहीं पर रहेगी, कुछ दूसरे परिवेश में चलेगी, कोई दूसरी दिशा में चलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, अलग अलग जगहों के हिसाब से अपने को क्या कर लिया है, ढाल लिया है। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ पे ठीक, तो इन्होंने क्या करा कि जो शुरू वाली चिड़िया थी डार्विन फिंच, वो तो सीड खाती थी, लेकिन जब वो दूसरे जैसे कैक्टस कहाँ उगता है, मरुस्थलीय एरिया में उगता है, तो वहाँ पर गई होगी। तो इसने क्या करा कि वहाँ पर क्या था, नागफनी अवेलेबल थी, तो धीरे धीरे इसने क्या करा, नागफनी को खाना शुरू कर दिया, उसके फ्लूर और फ्लावर को खाना शुरू कर दिया। तो इसको धीरे धीरे दिक्कत महसूस हुई, लेकिन इसने फिर क्या करा कि अपनी चोंच में ही ऐसा ये बदलाव आ गया। ठीक है, क्योंकि उसका जो आवाज़ था उसमें नागफनी थी, और नागफनी के जो फ्रूट्स और फ्लावर थे वो कैसे थे, सॉफ्ट थे। ठीक है, जबकि सीड कैसा होता है, हार्ड होता है। तो इसकी चोंच में कैसे हो गई, इस तरीके से विभिन्नता आ गई। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट थी वो क्या आ गई, अलग डायरेक्शन में चली गई, अलग आवाज़ में चली गई, तो वो कोमल पत्तियों को खाने लगी, तो उसकी चोंच धीरे धीरे ठीक है, कुछ वर्षों में या कह सकते हैं कि बहुत वर्षों बाद उसकी चोंच में क्या हो गया, वहाँ की आवाज़ के अनुसार क्या हो गया, परिवर्तन। और नेक्स्ट क्या थी कि ऐसी फ्रिंज थी जहाँ पे क्या था, केवल कीड़े प्रेजेंट थे, तो उसने क्या किया, कीड़ों को खाना शुरू करा, तो उसकी चोंच कैसी होगी, तिकोनी हो गई, क्योंकि जो कीड़े होते हैं कभी वो पेड़ के अंदर भी पाए जाते हैं ना, जहाँ पे छाल वाल होती है, तो उसके अंदर से निकालने के लिए, और इसलिए उसकी जो चोंच हो गई वो क्या हो गई, ऐसे तिकोनी हो गई। तो कहने का मतलब है कि एक जो फ्रिंच चिड़िया थी जो सीड खाती थी, उसका जो प्रारंभिक आवाज़ था वहाँ सीड अवेलेबल था, तो उसकी चिड़िया इस तरीके से थी, लेकिन क्या हो रहा है, भौगोलिक परिस्थितियां बदलने के कारण और इनके आवाज़ बदलने के कारण इनमें कुछ चेंजेज आए हैं। तो ये क्या कहलाता है, आपका अनुकूलीय विकिरण, यानी कि किसी एक पूर्वज से अनेक उपजातियों का विकास होना क्या कहलाता है, आपका अनुकूलनीय विकिरण कहलाता है। बाकी तो ये क्या है, सेम ही है, लेकिन इसमें चोंच का और थोड़ा बहुत कलर का क्या आ गया, अंतर आ गया। तो एक्चुअली ये क्या थी, सीड खाने वाली फिंच से ही क्या हुई थी, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में जाकर अलग अलग चोंच वाली हो गई थी। ठीक है, ये देखिए इसमें कि जो इसका उद्विकास हुआ था यहाँ पर एक पॉइंट से हुआ था, और इस तरीके से ये कितने भागों में ये क्या हो गई है, बढ़ चुकी है। कोई सीड खाती है, कोई
किसको खाती है, फूलों को खाती है, कोई कैक्टस को खाती है, कोई कीड़े खाती है, इस तरीके से। तो इसकी कितनी इतनी उपजातियाँ होगी, यानी कि पेरेंट जो पूर्वज था वो तो एक ही था, लेकिन अलग अलग वातावरण में रहने के कारण उसमें क्या हो गए, नए नए चेंजेज आ गए। और ये चेंजेस जब लंबे समय तक चले तो वो क्या हो जाते हैं, वो गुण फिर आनुवांशिक हो जाते हैं और नई पीढ़ी में क्या होने लगते हैं, दिखने लगते हैं। तो ऐसे विकास को हम क्या कहते हैं, अपसारी विकास कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, अनुकूलनीय विकिरण कहते हैं। समझ गए बच्चों। देखिए नेक्स्ट है इसमें मार्सुपिलियन रेडिएशन। ठीक है, तो मार्सुपिलियन रेडिएशन क्या हुआ कि यहाँ पर क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपिलियन जीव हैं उनसे ही क्या हुआ है कि ये इसका पूर्वज है, और इसके बाद ये अलग अलग परिवेश में चले गए। ठीक है, तो इनसे क्या हुआ, अलग अलग प्रकार के जीवों का क्या हुआ, विकास हुआ। और ये कहाँ हुए, अलग अलग क्षेत्रों में जब गए होंगे तो वहाँ के आवास के अनुसार, वातावरण के अनुसार, फूड हैबिट के अनुसार इनमें क्या हो गए, निम्नलिखित चेंज हो गए। तो ये क्या कहलाएगा आपका कि जब क्या होता है एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों का उद्विकास होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक तो अपसारी जैव विकास कहते हैं, और दूसरा क्या कहते हैं, अनुकूलनीय विकास विकिरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे हम, जब एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों के उद्विकास को हम एक तो क्या कहेंगे, अपसारी विकास कहेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या कहेंगे, अनुकूलनीय विकास। ठीक है, इसका एक और उदाहरण भी है, जैसे जो कीटों के मुखांग होते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है आपका, कोई कीट है, इसके जो मुखांग मतलब जो काटने के लिए अवेलेबल होते हैं, तो वो क्या हो गए, जो कॉकरोच है उसमें अलग तरीके से विकसित हो गए, चबाने काटने के लिए। ठीक है, और मक्खियों में कैसे हो गए, चूसने के लिए हो गए। ठीक है, और इसी तरीके से मच्छर में क्या हो गया, खून चूसने के लिए विकसित हो गए। और जो तितली है उसमें क्या है, फूलों का रस चूसने के लिए विकसित हो गए। तो इस तरीके से क्या है, कीट के मुखांग तो एक ही हैं, लेकिन कार्य की वजह से और फूड हैबिट की वजह से उनमें क्या हो गया, अलग अलग तरीके से विकास हो गए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, अपसारी विकास। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि जब हमारे क्या हुई थी, औद्योगिक क्रांति हुई थी, कहाँ, इंग्लैंड में हुई थी। कब हुई थी बच्चों, 1850 में हुई थी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी तो पेड़ों के जो तने थे वो क्या थे, हल्के भूरे थे, और उसमें लाइकेन जम जाती थी। और वहाँ दो तरीके की मौत पाई जाती थी, एक तो हो गई आपकी वाइट मौत, दूसरी होगी ब्लैक मौत। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी तब क्या हो रहा है कि पेड़ों के तने क्या थे, हल्के भूरे थे, और उसमें लाइकेन जम जाते थे तो वो वाइटिश हो जाते थे। ठीक है, हल्के हरे और वाइटिश, और इसमें क्या हो जाते थे, ये जो वाइट तितलियां हैं ये क्या हो जाती थी, छुप जाती थी। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी वाइट तितलियां लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, केवल ये ब्लैक तितली दिखाई दे रही है ना। तो क्या होगा कि कोई चिड़िया होगी जो कीटों को खाती होगी तो वो क्या करेगी, वाइट ने क्या कर लिया है, अपने परिवेश में अपने को छुपा लिया है ना, तो वो दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि छद्म आवरण कर लिया है उसने, कि लाइकेन की तरह ही कलर में वो दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, तो जो चिड़िया शिकार करेगी वो कैसे मौत का करेगी, ब्लैक मौत का करेगी, तो इनकी संख्या क्या होगी, धीरे धीरे घटेगी। ठीक है, और वाइट मौत की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। ये कब बढ़ी थी, औद्योगिक क्रांति से पहले। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति आई इंग्लैंड में, ठीक है, तो कुछ ही सालों बाद, जैसे हम कहेंगे 1920 में, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो वाइट मौत थी वो स्पष्ट दिखने लगी है, और जो ब्लैक मौत है वो क्या हो रही है, क्योंकि औद्योगिकरण में क्या था, धुआं आता था, पेट्रोलियम और कोयले का एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता था, जो तो पेड़ों के तने वो थे वो ज़्यादा काले या डार्क ब्राउनिश हो गए थे, तो उसमें जो काले मौत थे वो क्या हो गए, छिपने लगे। ठीक है, उस परिवेश में वो दिखाई नहीं देते थे चिड़िया को, और जबकि वाइट मौत क्या करती थी, दिखाई देती थी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया कि वातावरण के अनुकूल जो अपने को ढाल लेता है या छद्म आवरण के कारण छुप जाता है,
तो वो ही क्या रहता है, जीवित रहता है। यानी कि वातावरण के अनुकूल हमको अपने को क्या करना पड़ेगा, ढलना करने का। और वातावरण के अनुकूल जो जीव ढल जाता है, प्रकृति क्या करती है, उसी का चुनाव करती है। ये डार्विन का क्या है, प्राकृतिक वर्णन है। ठीक है, इस क्षेत्र में देखिए और अच्छे से दिख जाएगा आपको। ठीक है, हमने अभी बात करी 2 तरीके के मौत थे, एक तो वाइट मौत है और एक क्या है, ब्लैक मौत है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी, जब एग्रीकल्चर एरिया था, यानी कि जहाँ पर कृषि होती है और जहाँ पर पॉल्यूशन की कमी है, औद्योगिकरण नहीं है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये जो वाइट वाली मौत है ये लाइकेन की वजह से, और तना हल्का भूरा है। ठीक है, तो डार्क जो काली मौत है वो आसानी से दिख जा रही है, वाइटिश छुप जा रही है। ठीक है, तो चिड़िया ने क्या करा, डार्क वाली काली वाली जो मौत थी उसको शिकार बनाया, तो धीरे धीरे इनकी संख्या क्या होने लगी, घटने लगी, वाइट मौत की बढ़ने लगी। ठीक है, लेकिन औद्योगिकीकरण के बाद क्या हुआ कि जो तने थे उनके कलर कैसे हो गए, डार्क हो गए, और लाइकेन घटने लगी। जहाँ पर प्रदूषण होता है वहाँ पे लाइकेन नहीं उगती। ठीक है ना, तो लाइकेन क्या होगी, धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। तो क्या हुआ कि वाइट मौत पे खतरा मंडराने लगा, यानी कि जो चिड़िया एक बार में देखेगी तो वाइट मौत उसको दिख जाएगी, और ब्लैक जो मौत थी वो क्या करेगी, तने में अपने को छुपा लेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वातावरण से अनुकूल। और जो वातावरण के अनुकूल हो जाता है तो प्रकृति उसका क्या कर लेती है, चुनाव कर लेती है, और वो गुण धीरे धीरे क्या होता है, अनुवांशिक होने लगता है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए छद्म आवरण की अवस्था समझिए। छद्म आवरण क्या है, जैसे ये गिरगिट है, इसने एक पत्ती में देखिए 3 हरे कीड़े हैं और एक क्या है, ब्राउन कीड़ा है। तो एक बारी देखने में कौन सा कीड़ा ज़्यादा हाईलाइट होगा, ये वाला कीड़ा हाईलाइट होगा। ये जो 3 है इन्होंने क्या कर लिया है, पत्ती के जैसा ही कलर को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि छद्म आवरण बना रहे हैं, प्रकृति के अनुकूल ढलने की कोशिश कर रहे हैं, बचे रहने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो ब्राउनिश होगा वो क्या हो जाएगा, शिकार बनेगा। ठीक है, और ये क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। तो धीरे धीरे इनकी संख्या क्या होगी, बढ़ने लगेगी, और ये क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जो प्रकृति में अनुकूलन करता है और बचे रहता है, कि जिसकी कैपेसिटी है, जो योग्य है। ठीक है, योग्यतम की उत्तरजीविता पढ़ी थी ना हमने पॉइंट डार्विन का, तो जो योग्य है वो बचा रहता है और अनुकूल वातावरण के साथ अनुकूलन बैठाता है, तो प्रकृति उसका क्या कर लेती है, चुनाव कर लेती है। ठीक है बच्चों, अच्छा इसमें एक और चीज़ हम देखेंगे कि जो बैक्टीरियल इवोल्यूशन है वो कैसे होता है। ठीक है, ये पीछे आपका क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में। ठीक, तो जैसे आपको पता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, उनकी आयु कितनी होती है, 100 मानते हैं, लेकिन एवरेज 60 है। लेकिन जब वो बच्चे प्रोड्यूस करता है तब उसकी आयु रहती है 25 से 30 वर्ष या 35 वर्ष मान सकते हैं। तो लेकिन ये क्या है, किसी भी नई जनरेशन के लिए क्या है, लॉन्ग टाइम है। ठीक है, और जो बैक्टीरिया है वो क्या है, एक ही घंटे में उनकी कई क्या हो जाती हैं, प्रजातियां विकसित हो जाती हैं, यानी कि पीढ़ियां आ जाती हैं। ठीक है, और एक साल में तो क्या होंगी, करोड़ों पीढ़ियां आ चुकी हों। ठीक है, तो उसमें कैसे वेरिएशन होता है उसको हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक कल्चर प्लेट लेंगे। ठीक है, कल्चर प्लेट में हमने क्या लिया, देखिएगा ये जो ब्लू बैक्टीरिया हैं ये क्या है, कल्चर प्लेट में हमने लिए हैं, ये नॉर्मल बैक्टीरिया है। इसमें हमने एक ऑरेंज बैक्टीरिया डाला है जिसकी रेजिस्टेंस पावर यानी कि प्रतिरोधक क्षमता इनसे ज़्यादा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, देखिए जैसे ही हमने क्या करा, इसमें एंटीबायोटिक डाला। ठीक है, क्योंकि ये डिजीज़ कॉज करते हैं, तो हमने इसमें क्या करा, क्या डाला, एंटीबायोटिक डाला। तो इसमें क्या हो गया, देखिए ब्लू वाले जो थे मोस्टली मारे गए और एक ब्लू बचे हैं, और जो ऑरेंज था, जो रेजिस्टेंस पावर जिसकी अच्छी थी, प्रतिरोधक क्षमता, वो जीवित रहा। आगे देखेंगे नेक्स्ट पीढ़ी में क्या हुआ कि जो नीले वाले जो नॉर्मल बैक्टीरिया थे उनकी संख्या 1 2 3 है। ठीक है, और जो ऑरेंज वाले रेजिस्टेंस बैक्टीरिया थे, प्रतिरोधक क्षमता वाले, उनकी संख्या बढ़ गई है और चौथी पीढ़ी आने तक। ठीक है, ये तो पहली पीढ़ी होगी, ये दूसरी, ये तीसरी, और चौथी पीढ़ी आने तक क्या हो गया कि ये
पूरा ही कल्चर प्लेट बदल गया है। यहाँ हमने क्या लिए थे, सारे क्या लिए थे, नीले बैक्टीरिया लिए थे, एक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया लिया था, ठीक है। और यहाँ क्या हो गए, सारे ही रेजिस्टेंट प्रतिरोधक क्षमता वाले बैक्टीरिया आ गए हैं, और जितने भी नॉर्मल बैक्टीरिया थे वो क्या हुए हैं, मारे गए हैं। किसके वजह से, एंटीबायोटिक्स की वजह से। तो जैसे आजकल आप देख रहे हैं ना, कोविड-19 है, कोरोना, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, प्रतिरोधक क्षमता अच्छा है, उनको कोरोना नहीं हो रहा है, लेकिन जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है उनको कोरोना एकदम से क्या कर रहे हैं, हो जा रहा है, ठीक है। तो प्रतिरोधक क्षमता क्या करती है, बहुत मैटर करती है। तो जो प्रकृति है वो जीवों के लिए क्या करती है, हमेशा चुनौतियाँ क्या करती है, बनाती है। जो जीव उस चुनौती में क्या हो गया, सक्षम हो गया, या उसको झेलने के लिए वो क्या है, अवेलेबल है, योग्य है, ठीक है। योग्य की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता, ठीक। तो जो योग्य व्यक्ति है या योग्य जीव है वही क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। तो प्रकृति क्या करती है, हमेशा क्या करती है, चुनौतियाँ देती रहती है, हमारे जीवन में संघर्ष लाती रहती है। जो उन चुनौतियों को क्या करता है, पार करके अपने को सिद्ध करता है, वही जीव इस दुनिया में क्या रहता है, बचा रहता है, ठीक है। तो डार्विन ने क्या कह दिया कि योग्यतम की उत्तरजीविता, जो जीव क्या है, योग्य है, वही यहाँ पर क्या रहेगा, जीवित रहेगा, ठीक है ना बच्चों। तो जो डार्विन के जो लॉस थे वो क्या क्या हैं, कि सबसे पहले उन्होंने बोला था कि प्रत्येक जीव में क्या होती है, संतान उत्पन्न करने की क्या होती है, अपार क्षमता होती है ना। लेकिन क्या है कि उस अपार क्षमता में भी क्या होते हैं कि कुछ ही जीव क्या जीवन संघर्ष में बच पाते हैं, ठीक है। तो जीवन संघर्ष क्या हो गया, दो तरीके का जीवन संघर्ष था आपका। एक क्या था, अपने ही जाति से संघर्ष, और दूसरा क्या था, अन्य जातियों से संघर्ष, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फिर हमने कहा था कि क्या करते हैं, जो योग्य होता है, योग्यतम की उत्तरजीविता, जो जीव योग्य होता है प्रकृति उसी का चुनाव करती है। और फिर लास्ट में क्या कहता है, प्रकृति उसका प्राकृतिक वर्ण, ठीक है। यानी कि प्रकृति उसी का वर्ण करती है जो हर चुनौती का सामना कर सकता है, जो योग्य है, ठीक है। और इन्हीं की वजह से जो विभिन्नताएं आती हैं उनसे क्या होता है, नई जातियों का विकास होता है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि विकास की क्रियाविधि, ठीक है, विकास की क्रियाविधि। ठीक है, विकास की क्रियाविधि, ठीक है। तो विभिन्नताएं क्या है, विकास के लिए कच्ची सामग्री का कार्य करते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो विभिन्नताएं हैं, छोटी छोटी विभिन्नताएं ही क्या करती हैं, जैव विकास का कारण बनती है, समझ गए। तो जो जैव विकास है उसमें महत्व कौन है, विभिन्नताएं महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी विभिन्नताएं ही क्या करती हैं, जैव विकास का क्या है, साधन बनती है या कारण बनती है, ठीक है। तो डार्विन ने विभिन्नताओं को विकास की क्रियाविधि का आधार माना था, ठीक है ना। लेकिन वो ये नहीं सिद्ध कर पाया था कि ये कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या आ गया कि ह्यूगो डी व्रीज आए, उन्होंने क्या करा कि जो प्राइम रोज में अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने वो सिद्धांत दिया था म्यूटेशन थ्योरी, यानी कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। और उन्होंने कहा कि जब भी हमारे डीएनए में, यानी कि आनुवांशिक पदार्थों में कुछ परिवर्तन आते हैं, उन्हीं के वजह से क्या होता है, हमारा जैव विकास होता है, ठीक है। या नई जो पीढ़ी है उसका नई जाति बनती है, ठीक है। डार्विन ने क्या कहा कि छोटी छोटी विभिन्नताओं के आधार पर जैव विकास होता है, जबकि ह्यूगो डी व्रीज ने क्या कहा कि उत्परिवर्तन, अचानक होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उन्हें उत्परिवर्तन कहते हैं, उन्हीं की वजह से क्या होता है, जैव विकास होता है, ठीक है। समझ गए इतना। तो विभिन्नताएं क्या हुई, जीव के लक्षण प्रारूप में आए छोटे परिवर्तन जो आनुवांशिक होते हैं, समझ गए ना। विभिन्नताएं क्या हुई कि जीव के लक्षण प्रारूप में, ठीक, लक्षण प्रारूप में आए छोटे परिवर्तन, ठीक है, छोटे छोटे परिवर्तन जो क्या होंगे, आनुवांशिक होंगे, ठीक है, आनुवांशिक होंगे, ठीक है। तो ये तो विभिन्नताएं हो गई। उत्परिवर्तन क्या हुआ, जीव के आनुवांशिक पदार्थ में आए बड़े परिवर्तन क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। विभिन्नताएं क्या होती हैं,
एक निश्चित दिशा में कार्य करती हैं, ठीक है। तभी तो हम कह रहे हैं कि एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय मनुष्य बनने तक का जो सफ़र है वो जैव विकास होता है। और एक ऐसा होता है धीरे स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन लगातार क्रमबद्ध होता है, ठीक है। जबकि जो उत्परिवर्तन होते हैं वो दिशाहीन होते हैं, ठीक है, और वो अच्छे भी हो सकते हैं और वो बुरे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो विभिन्नता के कारण जो विकास होता है वो धीरे धीरे क्रमिक होता है, जबकि उत्परिवर्तन के कारण जो विकास होगा वो क्या होगा, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा जैव विकास है, ठीक है, उसके क्या है 3 क्रियाओं पर वो निर्भर रहता है, ठीक है। पहला है आपकी उत्परिवर्तन, ठीक है, उत्परिवर्तन। दूसरा है आपका विभिन्नताएं, ठीक है, या विभिन्नता भी कह सकते हैं। तीसरा है आपका अनुकूलन, ठीक है। इन तीनों जो टर्म है हमारे, इसमें ही क्या रहता है, और ये तीनों ही चीज़ें क्या हैं, लगभग क्या होती हैं, साथ ही चलती हैं, ठीक है। विभिन्नता और परिवर्तन के साथ साथ अनुकूलनों का भी क्या होता है, जैव विकास के लिए क्या माना जाता है, उनका कारण माना जाता है जैव विकास का। और ये तीनों ही क्या होती हैं, लगभग साथ चलते हैं, लेकिन जो उत्परिवर्तन होते हैं वो अचानक होते हैं। विभिन्नताएं क्या होती है, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में होती हैं, लेकिन होती रहती हैं। और अनुकूलन क्या हुआ कि कोई भी जीव वातावरण में जब अनुकूलित हो जाता है तो धीरे धीरे वो करैक्टर उसमें अनुवांशिक हो जाता है, जो जैव विकास का क्या बनता है, कारण बनता है, ठीक है। तो जैव विकास को समझ गए आप। जैव विकास क्या है कि धीरे धीरे वाला होने वाला क्रमिक विकास, जिस विकास में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, और वही विकास जिसमें एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिक मनुष्य बनने तक का सफ़र तय करा है, वही आपका क्या है, जैव विकास, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।